नमस्ते दोस्तों, द उत्तम चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। भूगोल की श्रृंखला में अब आप देखेंगे अपवाह प्रतिरूप। अपवाह प्रतिरूप क्या होता है, उसके संबंध में जानने से पहले आपको थोड़ी थोड़ी बातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि हमने पिछले लेक्चरों में पढ़ाया कि हिमालय पर्वत की नदियां और उत्तर भारत की नदियां, उसी के साथ आप पढ़ाया था प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ठीक है, अध्ययन की दृष्टि से नदियों को दो भागों में बांटा जाता है, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो नदियों के बारे में हमने पढ़ा कैसे कौन सी नदी कौन सी उत्तर को, कौन सी पश्चिम को, कौन सी भ्रंश घाटी में बहती है, कौन सी पूर्व की नदी पश्चिम की ओर बहती है। ये सारी बातें हमने जानने का प्रयास किया। अब यहाँ पर हम देखेंगे किस प्रकार से ये अपवाह तंत्र है, जो अपवाह प्रतिरूप जो है उसके संबंध में देखेंगे अपवाह प्रतिरूप जो है इसके संबंध में देखेंगे। तो अपवाह प्रतिरूप क्या होता है? अपवाह प्रतिरूप होता क्या है? जैसे नदियां एक निश्चित दिशा की ओर बहती है, एक निश्चित आकृति बनाती है, उसी आकृति को अपवाह प्रतिरूप बोलते हैं। चलिए देखते हैं, आगे शुरुआत करते हैं। अपवाह प्रतिरूप, ठीक है, किसी क्षेत्र में नदियों के प्रवाह के स्वरूप को अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है, जैसे हम देखें कि कोई क्षेत्र है, हो सकता है नदियां ऐसे लगातार बह रही हूं, साथ साथ बह रही हूं, ठीक है, साथ साथ बह रही हूं। कुछ जगह ऐसा होता है कि एक पहाड़ है, इस पहाड़ से नदियां ऐसे निकल रही हूं, 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 मतलब ऊंचाई से नदियां इधर उधर बह रही हूं। ठीक है, कुछ नदियां ऐसी होती है, एक नदी बह रही है, इसी में अपना जल गिराती रहती है, ऐसे गिराती रहती है, ऐसे गिराती रहती है। ठीक है, कुछ नदियां ऐसी होती है वृक्षनुमा होती है, ऐसे ऐसे करके ये वृक्षनुमा आकृति बनाती हैं। ये सारे जो चित्र हैं, जो हमने आपको पैरामीटर बताए हैं, इन्हीं आकृतियों के नामों का अध्ययन करेंगे हम कि ये कैसे कैसे निर्मित होती है। ठीक है, देखिए, किसी क्षेत्र में नदियों के प्रवाह के स्वरूप को अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप, अब देखिए कौन कौन से प्रतिरूप होंगे, उनको पढ़ेंगे। पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप, हमने आपको जब हिमालय पर्वत की नदियां पढ़ा रहे थे उससे पहले हमने बताया था तीन नदी ऐसी हैं जो पूर्ववर्ती नदियां हैं। ठीक है, नदियां हैं, कौन कौन सी थी आपकी? एक तो आपको तो सिंधु नदी थी, एक आपकी सतलज, ठीक है, और एक आपकी ब्रह्मपुत्र थी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र थी। ठीक है, अगर इसमें एक मान भी ले, वैसे तो पूर्ववर्ती नदियां यही है क्योंकि ये हिमालय से पहले की है। एक मान है तो गंगा भी हो सकती है, ठीक है, गंगा भी हो सकती है। तो इन्होंने क्या किया, ये हिमालय पर्वत से भी पहले से बह रही है। ठीक है, हिमालय पर्वत से पहले से बह रही है, हिमालय ऊंचा उठता आ रहा है, ये हिमालय को काटती जा रही है, ठीक है, ये काटती जा रही है हिमालय को। बात समझ में आई? तो इसी प्रवाह तंत्र को पढ़ेंगे। पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप देखेंगे। ठीक है, इसका मैंने इंग्लिश में इधर लिखा है, देख लीजिएगा। पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली पूर्ववर्ती नदियां, जो कि पर्वतों के उत्थान से पूर्व से ही उस स्थान पर प्रवाहित होती थी। पर्वतों के उत्थान के साथ साथ ये नदियां पर्वतों को काटती रही, जिसके परिणाम स्वरूप ये नदियों ने गहरे खड्ड अथवा गार्ज का निर्माण किया। ठीक है, पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप के केवल हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। उदाहरण के लिए सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियां जो पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप हैं। ठीक है, आपके पेपर में आएगा कि पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप कौन सी नदियां बनाती हैं, तो आपको बताना है सतलज, सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियां। ऐसी नदियां जो पर्वतों को काट रही हैं, आज भी काट रही हैं, पर्वत ऊंचे उठ रहा है, वो काटने लग रही है। ठीक है, अपनी खाई बना रही है, एक क्या है, एक घाटी का निर्माण करती है, गार्ज बनाती है, उन्हीं को बोलते हैं पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप। ठीक है,
आगे चलें तो आप देखेंगे अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप गोंडवाना लैंड के अफ्रीकन प्लेट से अलग होने के परिणाम स्वरूप धरातल से लावा उत्पन्न हुआ। लावा के फैलाव से प्रायद्वीपीय भारत के नदियों की घाटियां विलुप्त हो गई। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत पर वर्षा के उपरांत जब वर्षा हुई तो लावा युक्त चट्टानें अपरदित हो गई। नदियां अपनी पुरानी घाटियों में पुनः प्रवाहित होने लगी। ऐसे अपवाह प्रतिरूप को अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है, प्रतिरूप कहते हैं। अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे आप। ठीक है, चंबल, सोन, दामोदर, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा नदियों द्वारा अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप बनाया गया है। जैसे समझे कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है अपना, मान लीजिए ऐसे करके ये अफ्रीका है। यहां से अपना भारत ऐसे टूटा और ऐसे बहता हुआ आया। ठीक है, प्रवाहित हो रहा है, मतलब प्लेटों में क्या है, प्रवाह है आज भी। ठीक है, ऐसे बहता आ रहा है अपना भारत, मान लीजिए ऐसे। ठीक है, तो ये टूटा कैसे, यहां था आपका ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा क्या है, ये क्या है, जो स्थल खंड है ना, ये वाला टूटा है। ऐसे लावा निकला तो टूटा। आगे देखें तो ये क्या है, स्थल खंड को इसने बांट दिया। फिर क्या है, प्लेटें जो है, हमने आपको बताया था प्लेट विवर्तन का सिद्धांत। तो प्लेटें क्या अपने आप में सिकुड़ रही हैं, कुछ फैलाव हो रहा है। कुछ प्लेटें ऐसे दूर आपस में मिल रही हैं, तो कुछ प्लेटें इधर से अपने से दूर जा रही हैं। ठीक है, दूर जा रही हैं। बात समझ में आ गई। तो ये प्लेट यहां से दूर गई है और यूरेशियन प्लेट के पास जाके ये मिल रही है। इधर यूरेशियन प्लेट होगी, ये इंडियन प्लेट है, तो आपस में मिलेंगी। और इधर अफ्रीकन प्लेट से ये इंडियन प्लेट अलग हो रही है। ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है, देखें आप, जब प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, उनमें क्या है, पहले घाटी थी। ऐसे लावे का निर्माण हुआ। ठीक है, लावे का निर्माण हुआ। मान लीजिए लावा है, यहां से लावा निकला, ऐसे बहा तो ये मान लीजिए इधर ही फूटा ये लावा इधर ही फूटा, तो इन घाटियों में ये लावा भर गया। तो ये अध्यारोपित हो गई। ये क्या हो गई, अध्यारोपित हो गई, में लावा भर गया इन घाटियों में। ठीक है, मान लीजिए कोई घाटी है छोटी पर्वतीय, इसमें लावा फूटा और लावा ने यहाँ भर दी घाटी। तो यहाँ पर क्या है, अब नदियां नहीं बहेंगी। कुछ समय बाद इंद्र देवता की मेहरबानी हुई। ठीक है, ऊपर से क्या है, बूंदों के रूप में जल गिरा, पानी बहा। तो पानी ने क्या हुआ, यहाँ पर अपर्दन कर दिया, इस खाई को फिर तोड़ दिया। फिर से ये खाई निर्मित हो गई। मान लीजिए फिर से खाई निर्मित हो गई और फिर से नदियां बहने लगी। तो इसी को क्या बोलते हैं, अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये वाली व्यवस्था थी आपका अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप। अच्छा, जब लावा निकला तो कौन सी जगह पे निकला, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में। ठीक है, कौन कौन सी नदियां हैं देखेंगे। आपका चंबल है, सोन है, दामोदर है, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा। ये ऐसी नदियां हैं जो अपनी भ्रंश घाटी में आज भी बह रही है। ठीक है, चट्टानों में बहती है। आगे देखेंगे वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। ठीक है, मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा। ठीक है, अभी जो निकल गई है, थोड़ा ध्यान दे रहा, डायग्राम मेरे पास है। जब देखो वृक्षाकार मतलब वृक्ष जैसी नदियां। ठीक है, वृक्षाकार बनाने वाली।
जब सहायक नदियां मुख्य नदी से इस प्रकार मिलती हैं कि समूचा क्षेत्र वृक्ष की शाखाओं की भांति प्रतीत होने लगता है। ठीक है, एक नदी में जब सहायक नदियां मिलती हैं तो ऐसा आकार बना लेती है जैसे वृक्ष से डाली निकलती है ना, इसमें से फिर डाली में से डाली निकलती है। ऐसा आकार बनाने वाली नदियों को जो सहायक नदी तंत्र कहलाता है, प्रतिरूप कहलाता है, वो वृक्षाकार प्रतिरूप कहलाता है। तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप उत्तर भारत के मैदानों में मैदानों में गंगा नदी, प्रायद्वीपीय भारत के पठारों में गोदावरी नदी, कृष्णा, कावेरी नदियां द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, कहाँ बनाया जाता है? वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप जिनकी सहायक नदी ज्यादा होंगी, जिस नदी की सहायक नदी ज्यादा होंगी वहां पर वृक्षाकार प्रतिरूप बनेगा। जैसे देखें हम, मान लीजिए गंगा है, ये गंगा है। ठीक है, ये गंगा है। गंगा में कुछ नदियां ऐसे बह के आएंगी, ठीक है, ऐसे बह रही हैं। ठीक, और कुछ ऐसे आएंगी, कुछ यहाँ बह रही हैं। ठीक है, ऐसे निकल यहां से बह रही है। ठीक है, इधर बह रही है। तो आप देखेंगे ये वृक्ष के जैसा बन गया। जैसे वृक्ष में क्या है, ऐसे पत्तीनुमा होता है और पत्ती में देखिए बहुत सारी क्या है, इस तरीके की होती है ना। और आप ऐसे भी देखें वृक्ष में, आपको चित्र दिखाता हूं तब समझ में आएगा आपको। ये देखो, आपको लिए इम्पोर्टेंट मैंने फिगर भी रखा है इसके लिए। फिगर देखें आप तो पाएंगे वृक्षनुमा आकृति वाली। देखो ये जो चित्र है, ये वाला, ये है वृक्षनुमा, ये है आपका वृक्षनुमा। ठीक है, इसी को बोलते हैं वृक्षनुमा आकृति वाली। नहीं, ये समांतर वाली है, ये नहीं है, सॉरी, ये आपका ये वाली वृक्षनुमा। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको, एक डाली है सूखे पेड़ जैसी, यहां से लता, ये इसकी डाली, ये इसकी डाली, ये वाला है आपका वृक्षनुमा। ठीक है, ये वाला है आपका वृक्षनुमा। दिखाई दे रहा है? बड़ा करूं, बड़ा करके देखें आप तो पाएंगे। ये देखो, मैं बड़ा कर देता हूं आपको। ये है, थोड़ा साफ कम दिख रहा होगा, क्लियरिटी कम आ रही होगी। ये है वृक्षनुमा आपका क्या है, अपवाह प्रतिरूप। देखो यहां से नदियां निकली, फिर ऐसे निकल गई सहायक नदियां इसकी, यहाँ इसमें अपना जल गिराएंगी, ऐसे करके यहाँ से लेके आएंगी, यहाँ से लेके आएंगी। मान लो ये हमारी मेन नदी है, मान लो गंगा नदी है। ठीक है, गंगा नदी है, ऐसे जा रही है। तो कुछ नदियां ऐसे नदी में नदी मिलके ऐसे आएंगी, ऐसे नदी में नदी मिल रही है, ऐसे नदी, और ये सब मिलकर नदी ऐसे गिरा रही है। तो ये क्या आपका वृक्षनुमा है। ठीक है ना, आगे देखें तो आप पाएंगे, ठीक है, आप पाएंगे अब आर्य या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। आर्य अपकेंद्रीय प्रतिरूप देखेंगे कौन सा है। वृक्षरूप समझ में आ गया। जब सहायक नदियां मुख्य नदी मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, आपका वृक्षानुमा आकार का प्रतिरूप बनाती हैं। तो सहायक नदियां किन किन नदियों की ज्यादा है? गंगा नदी की ज्यादा है, गोदावरी की ज्यादा है। जितनी लंबी नदी होगी उसकी उतनी सहायक नदियां होंगी। ठीक है, जब कोई लंबाई का दूरी का घोड़ा होता है या लंबाई की कोई चीज होती है तो उसके लिए बहुत सारी व्यवस्था की जाती है। मान लीजिए आप मान लो कोई पाइप लंबा लगा रहे हैं तो उसके लिए बहुत सारी क्लिप लगानी पड़ेंगी, तो छोटी छोटी चीज आपको जोड़नी पड़ती है। तो वैसे ही है, आप समझे, जब नदियों के केंद्रीय उच्च भूमि से निकलकर जब नदियां केंद्रीय उच्च भूमि से निकलकर अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती हैं या हो जाती हैं, तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को आर्य अपवाह, ठीक है, या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। अमरकंटक पठार से रांची पठार पर प्रवाहित होने वाली नदियां आर्य अपकेंद्रीय प्रतिरूप कहलाती है। ठीक है,
जैसे उदाहरण देखेंगे आप। मान लीजिए ये आपका राजी बाग पठार है और यहाँ पर ये ऊंचाई है, ठीक है, ये ऊंचाई है। अब यहाँ ऊंचाई से जो नदियां निकलेंगी, वो नदियां निकलेंगी, कुछ नदी ऐसे निकलेंगी, कुछ ऐसे निकलेंगी, कुछ ऐसे निकलेंगी, कुछ ऐसे निकलेंगी। उदाहरण के तौर पे आप देखें, अमरकंटक एक चोटी है, अमरकंटक एमपी में पड़ती है। अमरकंटक एक चोटी है, अमरकंटक, मालवा का पठार कह लो या कह लो अमरकंटक। अमरकंटक एक चोटी है, इस चोटी से निकलने वाली नदियां को आप देखेंगे तो ऐसे नदियां निकलती हैं। कुछ नदियां तो ऐसे निकल आएंगी, कुछ ऐसे निकल रही है, कुछ ऐसे निकल रही है, कुछ ऐसे निकल रही है। जैसे ये नदी मैं मानूं तो ये नर्मदा हो गई, ठीक है। और ये देखूं तो आपकी सोन नदियां हैं, ठीक है, सोन नदियां। मतलब एक ही जगह से अलग अलग दिशाओं में जब नदी निकलती है तो उसी अपवाह प्रतिरूप को बोलते हैं आर्य। मतलब आर्य जैसे दांते जैसे होते हैं ना, अलग अलग अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। चित्र में देखें आप तो देख पाएंगे, चित्र में देखें, चित्र में आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये देखो, ये आपको मान लीजिए ये वाला फिगर है, ये ऊंचाई पर है, ये जो पठार है देखो ऊंचाई पर है ना। यहां से निकलने वाली नदियों को देखें आप, यहां से निकलने वाली नदियों को देखें, ऐसे बह रही है, कुछ 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 ऐसे बह रही है। तो ये मान लीजिए बालकर्ण, मतलब बालकर्ण ज्वालामुखी ऊंचे को होता है। तो मालवा का पठार है, मालवा के पठार में ऐसी नदियां पाई जाती हैं, अलग अलग दिशाओं में बहने लग जाती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब कौन सा अपवाह प्रतिरूप है? समांतर अपवाह प्रतिरूप। जब नदियां तीव्र ढाल से प्रवाहित होते हुए एक दूसरे से समान अंतर पर प्रवाहित होती हैं तो इसे समांतर अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत में पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिमी तटीय मैदानों पर प्रवाहित होने वाली नदियां, अर्थात समांतर प्रतिरूप कैसा होता है कि मान लीजिए पश्चिम घाट है हमारा, पश्चिमी घाट पर्वत जो है, पश्चिमी घाट जो पर्वत है, अब यहां से नदियां निकलेंगी, एक सीधी नदी बहेगी, ऐसे बह रही है, फिर यहां से ऐसे बहेगी, समांतर बहने वाली, ठीक है, इनमें समान अंतर होता है। ऐसे बहने वाली नदियों को क्या बोलते हैं? समानांतर प्रतिरूप बोलते हैं। ये कहाँ पाया जाएगा? आपको पश्चिम घाट के पर्वत में पाया जाता है, पश्चिम घाट के पर्वत में पाया जाता है, ठीक है, प्रतिरूप पाया जाता है समानांतर वाला। आगे चलें, आगे देखेंगे आप, आगे देखेंगे खंडित या विलुप्त अपवाह प्रतिरूप। देखिए, हिमालय से निकलने वाली नदियां जब उत्तर भारत के मैदानों में प्रवेश करती हैं तो सतह पर बिल्कुल दिखाई नहीं देती हैं। हमने आपको पढ़ाया था मैदानों के बारे में, भावर का प्रदेश और आपका तराई मैदान, फिर उसके बाद हमने खादर और बांगर पढ़ाए थे आपको। तो ये चीज आपने देखा था कि भावर में जैसे ही नदियां आती हैं तो जो छोटे छोटे टुकड़े अपने साथ लेकर आती हैं उनमें नदियां छिप जाती है भावर प्रदेश में। उसी के संबंध में बात करना चाह रहे हैं। ऐसे अपवाह प्रतिरूप को खंडित या विलुप्त अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। भावर का क्षेत्र खंडित या विलुप्त अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। जैसे ये आपका हिमालय का पर्वत है, ठीक है, ये हिमालय पर्वत है, ऊपर से नदियां बड़ी इच्छा से बह के आ रही, ठीक है, बड़ी मजे से बह के आती हुई है, ठीक है, बड़ी तीव्रता से आती है, ऐसे मान लो बहती आ रही है। एक समय क्या हो, पत्थर लेके आती है और यहाँ पर जमा कर देती पत्थर को। अब क्या, इन पत्थरों में नदी क्या उलझ के रह जाती है, गायब हो जाती है, पत्थर ऊपर आ जाते हैं क्योंकि इतना बल नहीं बचता इन पत्थरों को भागे ले जाए और यहीं पर पत्थर आके रुक जाते हैं। तो क्या है, उसका जो अपवाह प्रतिरूप है वो खंडित हो जाता है, वो विलुप्त हो जाता है। तो कौन से क्षेत्र में हो जाता है? भावर क्षेत्र में हो जाता है, ठीक है।
देखो शायद कोई फिगर पड़ा हो तो आपको दिखाऊं कि नदियों का किस तरीके से व्यवस्था भंग होती है। यहाँ नहीं है मेरे पास शायद। चलो इसी में दिखाते हैं आपको, उसी में दिखाते हैं। ये देखो आपको विलुप्त जो खंड है, विलुप्त जो खंड है उसी को दिखाते हैं आपको। ये देखो, ये सारी नदियों का मैंने जोड़ रखा है। यहाँ पर एक एक करके दिखाने का प्रयास करूंगा आपको। ये देखो, ये वाला जो है, देखो ये नदियां हैं। अब देखो नदी ऊपर से बह के आ रही है, इन पत्थरों ने क्या उसकी धारा को तोड़ दिया। यही है आपका खंडित और विलुप्त प्रवाह प्रतिरूप। ठीक है, ये वृक्षनुमा है, वृक्षनुमा है। समांतर जो हमने अभी प्रतिरूप पढ़ाया आपको, जो पश्चिमी घाट से निकलता है, देखो समांतर ऐसे होता है, ऐसे निकल रही नदी, इसी के समांतर ये बह रही है, ये बह रही है, ये बह रही है, ये नदी बह रही है, ये नदी भी बह रही है। ठीक है, ये समांतर है, इन्होंने समान अंतर है। ठीक है ना, आप देखें। और यहाँ अपने आपको पढ़ा दिया, माला पटाश निकलने वाली आ रही है, मतलब एक तरीके से ऐसे बहने वाली, उनका कोई कुछ नहीं है। अध्यारोपित जो है, अध्यारोपित ये वाला क्षेत्र था, फिर से अपनी घाटियों, देखो लावा भर गया, इनमें लावा भर गया। फिर नदियों ने क्या है, जो बारिश हुई, बारिश ने इन जो घाटियां फिर से बना ली, फिर से बना ली, तो इन नदियों बहरी आ रही है हमें। और ये आपका कौन सा था, ये आपका पूर्ववर्ती था। ठीक है, पूर्ववर्ती ये नदी हमारी, इन ये मानो पर्वत है, ये पर्वत है, ये पर्वत है, ये पर्वत है। और इस पर्वत को हमारी कौन सी नदियां ऐसी तरीके से काटते हुए बह रही है। ठीक है, ऐसे बह रही है। तो ये क्या है आपका अपवाह प्रतिरूप, कौन सा है, पूर्ववर्ती वाला। ठीक, आगे इसमें कुछ नहीं है, यही व्यवस्था है। आगे देखेंगे, इसमें कुछ नहीं है, यही सारी चीजें थी और यही समझने की बात भी थी। ठीक है, तो मैंने आपको आज आपको पढ़ाया अपवाह प्रतिरूप, नदियां किस प्रकार से कैसे कैसे रूप में बहती हैं। ठीक है ना, अगर कोई कहीं आपको त्रुटि नजर आती है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में जाइए और अच्छा सा कमेंट करके, या हमारी कोई कमियां हैं तो उन्हें बताइए, हमें अच्छा लगेगा। अगर कोई हमारी कमियों को गिनाता है तो हमें अच्छा लगता है, जिसमें क्या हम कोशिश करते हैं कि कुछ सुधार हो सके। ठीक है, अपवाह प्रतिरूप आज के लिए इतना ही काफी है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले अध्याय में कुछ नया लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।